अपना म्यूट क्यों हो रहा है?
रौनक सर स्टार्ट सोनू कर। मैडम, कैन यू हियर मी? हाँ, हाँ, shall we? आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। Okay, thank you. Thank you. Have you admitted all the trainees? It will be admitted automatically, ma'am. Okay. Okay. Good afternoon, all of you. आज हम फैशन एक्सेसरीज टॉपिक को खत्म करने के बाद में अब हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वेबिनार में बताया था कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया जो है ये टॉपिक है, ये आपका वैसे तो आप लोग सभी जाने सभी समझें तो बहुत अच्छी बात है अपैरल सेक्टर में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें बहुत इसका रोल है कि आपको जब कोई मोटिव्स बनाना हो, कोई ट्रेडिशनल चीज़ के लिए आपको काम करना हो, तो आप लोगों को लगेगा कि हमें कुछ मोटिव्स हैं जो मान लीजिए फुलकारी के हैं, वो आने चाहिए, उसको हम ड्रेस के बॉर्डर में लगा सकें, उसके सेंटर में दे सकें, कुछ होम फर्निशिंग में, तो समझ सभी लोगों को होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के जो कंटेंट है ये सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक सर उसके और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी दोनों की ट्रेड के ये कंटेंट है। अगर ये मैं कहूँ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की सीटीएस की, तो सीटीएस में इसका सिर्फ इतना पार्ट है कि आपको इन मोटिव्स को देख के इनके अकॉर्डिंग आपको न्यू मोटिव्स जो हैं डेवलप करने हैं। लेकिन जब हमें मोटिव्स डेवलप करने हो तो हमें ये भी पता होना चाहिए एक्चुअली पूरा उसका जो ओरिजिन है उस ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का, वो सारा हमें नॉलेज होनी चाहिए। और मैं सीआईटीएस की अगर बात करूं तो वो कंप्लीट स्टडी है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया की। हम यहाँ पर सारे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपके सिलेबस में मेनली है वो ही, अदरवाइज तो आप मणिपुर चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कहीं भी, छत्तीसगढ़, सबका अपना अपना टेक्सटाइल है और सबकी अपनी अपनी है। तो जो मुख्य रूप से प्रचलन में है हम उनका यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज का वेबिनार जैसा कि है निमी डीजीटी होस्ट कर रहा है और इसकी को होस्ट मैं हूँ। तो हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आज की आउटलाइंस क्या क्या होंगी, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को समझेंगे, क्या है इसका परिचय। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल कौन कौन से हैं हमारे भारत के। उसके बाद में वोवन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया कौन से हैं, और प्रिंटेड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया हमारे कौन से हैं, डाइड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया कौन से हैं, फुलकारी ऑफ। फिर हम जब ये चारों मैं आपको बता चुकी हूँ एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल ऑफ इंडिया में से एक फुलकारी ऑफ पंजाब। आज हम यहाँ पर इस वेबिनार में डिटेल डिस्कशन जो करेंगे वो फुलकारी ऑफ पंजाब की करेंगे। और उसके बाद में एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि मेरे इन सभी को लेकर होंगे, जो आज का पूरा कंप्लीट हमारा वेबिनार है उनसे लेके। तो एक तो ये है कि आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहे, मैं खुद चाहती हूँ। दूसरी बात क्या है कि वो इमीडिएट फीडबैक हो जाता है कि आप लोगों को क्या चीजें कितनी समझ में आ रही हैं, क्या है, तो उसका फीडबैक इमीडिएट हो जाता है। इसलिए एंड में हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और उसके बाद में ये हमारा आज की आउटलाइंस इतनी है। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अगर बात करें ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया क्या है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया एक्चुअली क्या है, जो परंपरागत रूप से हमारा टेक्सटाइल है, जो परंपरागत रूप से जो हमारा बनता आ रहा है, चाहे वो अब उसमें हम जब टेक्सटाइल की बात कर रहे थे तो हमने क्या बात की थी, टेक्सटाइल में हमने क्या बात की थी, आपको ही बताया था कि जब हमने फाइबर टू फैब्रिक की चर्चा की थी कि विभिन्न प्रकार के फाइबर से वो लूम पे बना जाता है, बुनाई होती है, उसके बाद में उसकी डाइंग होगी, प्रिंटिंग होगी, है ना, और उसके अलावा उसको सरफेस ऑर्नामेंटेशन भी उसकी की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो भी टेक्सटाइल है हम यहाँ पर उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम देखें ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और वैसे नॉर्मल टेक्सटाइल में क्या है, देखिए ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, परंपरागत जो भी हमारे वस्त्र, परंपरागत जो हमारा वस्त्र है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जो पुराने टाइम में किस तरीके से बनाया जाता था। क्योंकि जो अगर हमने परंपरागत की जहां बात कर दी तो परंपरागत का मतलब है कि हम आज मॉडर्नाइजेशन की जब बात करेंगे, और अगर फुलकारी का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फुलकारी की बात करूं, तो फुलकारी का अगर हम मॉडर्न स्वरूप की बात करें तो मॉडर्न कुछ डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न में तो हमने उसमें कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी से पैटर्न बना के एम्ब्रॉयडरी करके निकाल दी, तो मोटिव सेम ले लिए, लेकिन वो उसका जो परंपरागत स्वरूप था, जो आपका जो खद्दड़ पे करने वाला और उन्हीं लिमिटेड धागों का, अनट्विस्टेड यार्न का, तो वो तो नहीं है ना।
तो परंपरागत वही कहा जाएगा जो एज इट इज वही है। और आज के टाइम में अगर हम बात करें परंपरागत की, तो परंपरागत स्लोली कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। केवल जो परंपराएं ट्रेडिशंस रह गई हैं उसमें उसका प्रयोग किया जा रहा है। बाकी आपको आप जाएंगे म्यूजियम वगैरह में, जैसे दिल्ली हाट में आप चले जाएं, आप क्राफ्ट म्यूजियम में चले जाएं, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। इनका वैसा ही स्वरूप जो भी आपके म्यूजियम्स वगैरह जैसा उस समय में होता था। तो सदियों पुरानी बात की जा रही है आपसे परंपरागत टेक्सटाइल की, कि उस समय किस तरीके का टेक्सटाइल था, किस तरीके के उस कपड़े में रंग चुने जाते थे, किस तरीके के उसमें टांके चुने जाते थे, किस तरीके में उसमें जो मोटिव्स हैं वो किस तरीके के हुआ करते थे। क्योंकि उस तो वही बात हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं परंपरागत की, तो आप ये ध्यान करें, अगर हम परंपरागत के मोटिव्स की बात करेंगे, नमूनों की, तो फिर वो उन्हीं नमूनों की चर्चा होगी जो उस समय यूज किया जाता था। तो इसलिए परंपरागत टेक्सटाइल का मतलब यही है कि जो पुराने टाइम में जिस प्रकार से निर्मित किया जाता था, हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि आज आप देखेंगे, आप जैसे मैं अगर आपको भी, आज का मेन टॉपिक हमारा फुलकारी है, तो मैं यदि आपसे कहूंगी कि मैडम आप तो फुलकारी कह रहे हो, हमने तो इसके मेजपोश भी देखे, हमने तो फुलकारी के कुशन कवर्स भी देखे। हाँ, वो अब बन रहे हैं, लेकिन ये पुराने जमाने की परंपरागत की बात की जाए, उस समय ये मेजपोश, कुशन कवर ये सब नहीं बना करते थे फुलकारी के। तो हम यही डिफरेंस है परंपरा टेक्सटाइल की स्टडी और परंपरागत में, ये सबसे बड़ा फर्क है। हम इसीलिए परंपरागत टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कैसा पढ़ेंगे? जो का त्यों, जैसा वो उस समय था, कपड़ा जैसा था वो, धागे जैसे थे वही, रंग जैसे थे वही, प्रयोग जैसा था वही, वो हम जो का त्यों पढ़ने वाले हैं। उसमें आप देखेंगे, आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे आप नेट पे कितना ही सर्च कर लें, विकिपीडिया पे कर लें, आप सर्च अलग अलग साइट्स है उस पर सर्च कर लें, आपकी बहुत सारी आपको पीपीटीज अवेलेबल मिल जाएगी, उन पे देख लें, आप बुक्स में देख लें, आप क्या देखेंगे, उनके मोटिव्स बिल्कुल ऐसे हैं। ये वही मोटिव है। अगर मान लीजिए आपसे बात की जा रही है कांथा की, तो कांथा में अगर मछली का मोटिव, तो सब जगह आपको कॉमन उसी तरीके के मोटिव मिलेंगे। क्योंकि जो इतिहास से हमारे पास उपलब्ध था, जो कुछ मिला, उनकी एज इट इज उनको फोटो या स्कैन करके उनको संरक्षित कर दिया गया, और वही है जो सब जगह पर है। तो परंपरागत आपको जो का त्यों वैसा ही मिलेगा। तो आज हम यहाँ पर आपसे इस वेबिनार में परंपरागत जो हमारा टेक्सटाइल है, जो हमारा वस्त्र है, हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने इसको 4 अलग अलग सेक्शंस में बांटे हैं। देखिए, जब मैंने ये शुरुआत की थी कि ये परसों आपको कहा था कि मैं कुछ वेबिनार मेरे परंपरागत टेक्सटाइल को लेकर ही होने वाले हैं, और मैं मेरे अपने अनुभव से और पूरी भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि अपैरल सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं और यदि आपने परंपरागत टेक्सटाइल को ही नहीं जाना, तो आपका जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं माना जा सकता। आप अपने देश को, अपनी धरती को ये तो जाने कि परंपरागत किस किस तरीके से खूबसूरती से टेक्सटाइल बना दिया जाता था, जब ना तो महिलाओं के पास इंटरनेट अवेलेबल है, ना बहुत सारी किताबें उपलब्ध है उनके पास, ना वो घर से बाहर कहीं पर जाती हैं, उस घर के अंदर है। उन्होंने सिर्फ, आप देखें, नेचर को समझ के, चारों तरफ नेचर सराउंडिंग को देख के उन्होंने किस प्रकार टेक्सटाइल बना दिया। यहाँ जो काम करने वाले हमारे लोग थे इससे टेक्सटाइल से जुड़े हुए, वो आप इसलिए समझना है क्योंकि आप उस जमाने में हैं जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास सारी चीजें, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो आप अपनी जितनी भी गारमेंट है उसके डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं को जिंदा रखें, कहीं ना कहीं आप अपने मोटिव्स को लेकर आए। मेरा उद्देश्य ये है, ठीक है, क्योंकि यदि आप युवा हैं, आप इन सब चीजों को समझेंगे ही नहीं और अपने गारमेंट में अप्लाई नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा ये सब चीजें तो खो जाएंगी, इतिहास ही बन के रह जाएगी और म्यूजियम में रह जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए पहले तो ये समझे कि परंपरागत स्वरूप क्या था। अब आपको अपनी डिजाइनिंग में अगर लगता है परंपरागत स्वरूप ही मैं आपको अपने डिजाइन में यूज करूं, तो वही करें, और कुछ कंटेम्पराइजेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। तो सबसे पहला मेरा है ये वेबिनार्स, मुझे लगता है शायद आपके ये पार्ट जो जाएंगे 8 से 10 होंगे मेरे, क्योंकि मैं आपको ये डिटेल्ड ही समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से जो अलग अलग एरियाज में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, अलग अलग जगह का जो भी टेक्सटाइल है, मेरी पूरी कोशिश होगी आप लोगों को समझाने की। तो एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? फुलकारी ऑफ पंजाब, हम पंजाब की फुलकारी के बारे में बात करेंगे। हम कांथा ऑफ बंगाल, बंगाल के कांथा के बारे में। चिकनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कसूती एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका, कच्छ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात, छम्बा रुमाल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी। राइट, अब आप देखिए, आप ये देखिए, मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। राइट, ये 9 क्वेश्चंस हो गए।
ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब, आंसर फुलकारी। फुलकारी इज रिलेटेड टू विच स्टेज? 10 भी 9 भी क्यों गए, डबल मान लीजिए, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो एक इसी में से 2 क्वेश्चन निकल गए आपके। किस फुलकारी किस राज्य से संबंधित है? आपको उत्तर क्या हुआ? पंजाब। पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई कौन सी है? आपका उत्तर क्या हुआ? फुलकारी। लिखते जाएं आप, नोटबुक साथ में हमेशा का है, नोटबुक रखें आप, भूल जाओगे, इतना याद नहीं रह पाता बच्चों, है ना। और दूसरी बात क्या है कि देखो, हम हालांकि ज्यादातर वेबिनार्स जो अपलोड होते हैं, बट आप देखिए इतने सारे डेली वेबिनार्स हो रहे हैं निमी के पास में, तो आप, मैं कल मान लो 1-2 दिन में टेस्ट के अनाउंस कर देती हूँ और आप ये देखें कि वो अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप उधर ना जाएं, आप नोटबुक लेके पढ़ते रहें, लिखते रहें, ठीक है, अपलोड जरूर हो जाएंगे ये, तो इसलिए नोटबुक साथ रखें। अब जैसे नेक्स्ट है कांथा ऑफ बंगाल, तो सेम बन गए, किस किस राज्य की परंपरागत कढ़ाई है कांथा? आपका उत्तर है क्या है? बंगाल। अब बंगाल की कौन सी है? आंसर है कांथा। आप ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर ये दोनों तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो ये है कि एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल, हम ये सब हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं वेबिनार में, जो आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं वोवन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। देखिए, एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल और वोवन में मैं साथ के साथ बता देती हूँ अंतर अलग क्यों किया मैंने। एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल का मतलब है आपके पास कपड़ा बुना हुआ है, सतह आपके पास है, ग्राउंड आपके पास तैयार है, डाइट किया हुआ है, वो उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, सरफेस को सजा रहे हो, आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो धागों से, सुई धागे का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये उनको बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड जो भी आपके कढ़ाई के धागे जो स्टिचेस हैं उनको सुई धागों से प्रयोग करके जाएगा, वो सारा एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल है, तो इसलिए ये मैंने आपको अलग किया। अब बात आता है वोवन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। वोवन हमने क्या बताया था आपको जब फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाया था? ताना और बाना गुथा जाता है, ताना और बाना इंटरलेस्ड किया जाता है। तो जब इंटरलेस्ड किया जाएगा ताना बाना, इसका मतलब उस टेक्सटाइल की बात की जा रही है जो वीविंग के दौरान निर्मित हुआ है, जो कपड़ा जब बुना है करघे पे, उस प्रक्रिया से जो तैयार हुआ है, उस टेक्सटाइल की बात की जा रही है। अंतर समझ रहे हैं आप मेरे ख्याल से दोनों? आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, मैं समझाना चाह रही हूँ जो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? रॉबी, रौनक सर बच्चे लिख रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है क्या, ऐसा है? रौनक सर, रौनक सर बच्चे लिख रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए अब आप अंतर समझ गए हैं, राइट? हम यहाँ पे वोवन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, राइट? सो अब यहाँ पर वोवन टेक्सटाइल है ब्रोकेड ऑफ बनारस, बनारस का ब्रोकेड, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध भारत की आप टेक्सटाइल, ऐसा है मैं आपको बताऊं, डिजाइनर्स की पहली पसंद है और विश्व प्रसिद्ध है ये। आज भी अगर हम कहें, चाहे आपका आप वोवन की बात, फुलकारी की बात कर ले, कांथा की बात कर ले, ब्रोकेड की बात कर ले, या आप मान लीजिए बांधनी की बात कर ले, लहरिया की बात कर ले, ये विश्व प्रसिद्ध है टेक्सटाइल। इसलिए आप युवाओं को समझना बहुत जरूरी है, आपको इसे जिंदा रखना है जब आप डिजाइनिंग करेंगे, जब आप आगे काम करेंगे, ठीक है। तो इसे खोने नहीं देना है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें आप। ब्रोकेड ऑफ बनारस, राइट, बनारस का है। उसके बाद में हम देखते हैं पैठनी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट से पैठनी है। बालूचेरी ऑफ बंगाल, ढाका की मलमल, हालांकि ये अभी उसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराने टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ, तो मैंने ढाका की मलमल को भी इंक्लूड किया, क्योंकि पहले यहाँ थी, बनाई जाती थी और बहुत अच्छी उत्तम क्वालिटी की ढाका की मलमल, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पुराने, जब हम बात कर रहे हैं परंपरागत की, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद में कांजीवरम ऑफ कांचीपुरम हो गई आपकी, बंगाल की जामदानी हो गई, चंदेरी ग्वालियर की, पीताम्बर ऑफ हैदराबाद। अब देखिए, देखो पिछली वाले स्लाइड में मैंने क्या बताए थे, जस्ट शायद 9 थे, 18 क्वेश्चंस बन सकते थे आराम से। आप देखें ये फिर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 16 क्वेश्चंस फिर बन गए, ठीक है। बनारस का क्या है? ब्रोकेड आंसर होगा। ब्रोकेड कहाँ का है? बनारस का, राइट। इसी तरीके से पैठनी, या फिर ग्रुप दे दिया, मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोवन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया? ए ब्रोकेड, पैठनी, बालूचेरी, ढाका, बी फुलकारी, सी कांथा, डी छंबा रुमाल। या आपको क्या है, आपको तो वोवन की बात की जा रही है ना, तो वोमन के लिए आपको कौन सा ग्रुप है? मान लीजिए ग्रुप चुन लिया आपको, फर्स्ट में आपको बताया, तो इस तरीके से भी किया जाता है, कंबाइन भी पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको क्या है, ये देखिए मिल गए आपको, याद करने का तरीका बता रही हूँ बच्चों, एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, है ना।
तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि अगर हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो आंसर्स कैसे दिए जाने जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम आपको उसी वेबिनार में थोड़ा सा समझाते जाएं, है ना, राइट। आगे हम बढ़ते हैं प्रिंटेड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या बात होगी, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की बात की जा रही है। सतह के ऊपर कलर्स का एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे अंतर क्या था, वोवन में क्या था, ताने बाने की बात की जा रही थी। ताने बाने में ही या तो रंग के बुनाई की वीविंग की गई होगी, या उसी में कुछ सिल्क का धागा कॉटन के बीच में डाला गया होगा, या कुछ मान लीजिए सोने चांदी के तार, तो इसलिए वोवन टेक्सटाइल अलग है। उसके अंदर वीविंग के समय टेक्सटाइल के को सुंदरता प्रदान की गई है ना। और वो प्रिंटेड में क्या है, वीविंग आपके पास हो चुकी है, कपड़ा वीविंग किया हुआ आ चुका है, अब उसकी आपने सतह को सजाया है प्रिंटेड टेक्सटाइल से, प्रिंटिंग की है ना। तो कौन सी आगे, कलमकारी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कलमकारी, मधुबनी ऑफ बिहार, ठीक है, और सांगानेरी प्रिंटिंग ऑफ राजस्थान, बगरू प्रिंटिंग ऑफ राजस्थान। मैं आपको बताऊं, हमारी कंट्री के जो लीडिंग डिजाइनर्स हैं उनको बहुत श्रेय जाता है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जैसे मैं एक विशेष तौर से ऋतु बेरी का नाम जरूर लेना चाहूंगी, और भी है। तो इन लोगों ने हमारी जो परंपरागत जो थी ना चीजें, उनको अपने डिजाइन में यूज करके उनको विश्व में पहचान दिलाई है ना। तो डिजाइनर के दिमाग में मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक युग, उसके साथ में वो परंपराओं को भी भूले ना, परंपरागत टेक्सटाइल को भी बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम करे। तो ये प्रिंटिंग है जिनकी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में डाइड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, बांधनी ऑफ गुजरात। बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि बांधनी राजस्थान गुजरात की भी है, बांधनी दोनों जगह ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा पटोला ऑफ गुजरात, गुजरात के पटोला की बात होगी, राइट। उसके बाद में मैं बांधनी और लहरिया ऑफ राजस्थान, मैं बांधनी और लहरिया जो राजस्थान का है, मैं उनकी बात करूंगी आपसे, ठीक है। सो ये तो हमारा, ये मैंने आपको बताया कि जो वेबिनार जितने भी हमारे होंगे, जो मैंने हमारा टॉपिक है आज का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में ये चारों चीजें समझाई है कि किस किस तरीके से कौन कौन जगह हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया के हैं और वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सभी के बारे में हम वेबिनार में चर्चा करना चाहेंगे। मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में एक बात और आप ही से पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लिए पार्टिसिपेंट्स आप हैं, आप क्या चाहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आप जरा बताएं कि ये हम 4 या 5 वेबिनार में ही कंप्लीट कर दें टॉपिक, या कंप्लीट डिटेल जितने भी हैं आप लोगों को पूरी डिटेल्ड में डिस्कशन करूं, और आपको 8 से 10 वेबिनार आप चाहते हो, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। सो मेरी क्योंकि फर्दर प्लानिंग उसी हिसाब से करूंगी मैं अपनी, ठीक है। सो उसके बाद में हम देखें, अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन टेक्सटाइल जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं फुलकारी की, है ना। फुलकारी, फुलकारी ऑफ पंजाब। फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की है, ठीक है। तो याद होना चाहिए बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे। सबसे, फुलकारी इज द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब स्टेट। जो पंजाब राज्य है हमारा, रंग बिरंगा खूबसूरत, उसकी फुलकारी परंपरागत कढ़ाई है, ठीक है। फुलकारी इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, फूल मीन्स फ्लोरल एंड कारी मीन्स वर्क। फुलकारी जो शब्द बना है ये 2 से मिलके बना है। फूल का मतलब फ्लोरल, फूल, फूल से बात है, आप फूल सब समझते हो, फ्लोरल प्रिंट, राइट। कारी का मतलब है वर्क, राइट। अब देखो फिर क्वेश्चन हो गया, फुलकारी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कारी का क्या अर्थ है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए। या फुलकारी में जो कार्य से संबंधित कौन सा है जो फुलकारी में प्रयोग किया जा रहा है, तो फुलकारी किन 2 शब्दों से मिलकर बनी है। हो गया आंसर, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब although फुलकारी means floral work, the design include not only flowers but also covers motifs and geometrical shapes. हालांकि फुलकारी का मतलब फ्लोरल वर्क तो है, लेकिन हम इसके मोटिव्स में जो है ये फूल भी ज्योमेट्रिक पैटर्न में यूज किए जाते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स में यूज किए जाते हैं। फुलकारी की सबसे जो मुख्यतः विशेषताएं हैं वो है ज्योमेट्रिक पैटर्न, राइट। उसके, दिस एम्ब्रॉयडरी इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ये खुशी का, समृद्धि का, सौभाग्य का, इसका प्रतीक है। वो आप कैसे हैं मैं अभी आपको आने वाले स्लाइड्स में आप समझ जाएंगे, ठीक है। अ टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब मैरिज सेरेमनी जिस समय होती है तो फुलकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओरिजिन, ये किस तरीके से ओरिजिन है, इसका आरंभ कैसे हुआ, कहां से ये आई है, ठीक है। तो देखिए फुलकारी, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ फुलकारी। फुलकारी के प्रारंभ का, शुरुआत का, इसके मूल उद्गम का
बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है. One such belief is that this embroidery was prevalent in different parts of the country as far back as the 7th century. See, but survived only in Punjab. एक बिलीफ ये कहा जाता है कि ये हाँ कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ये हुई थी, 7th सेंचुरी के आसपास की बात की जा रही है, लेकिन इसने जो सरवाइव किया वो केवल और केवल पंजाब में किया. एक थ्योरी तो देखो ये कहती है, ठीक है, motifs similar to ones found in Fulkari are also found in Kashida of Bihar and some of the embroideries of Rajasthan. आप अगर परंपरागत मोटिव्स को देखेंगे तो फुलकारी में जो मोटिव्स पाए जाते हैं वो बिहार के कशीदा में भी हैं और राजस्थान की एम्ब्रॉयडरीज में भी हैं, तो दोनों जगह. तो क्या समझा जा सकता है कि क्या पता बहुत पहले यहाँ पर भी हुआ करती होगी फुलकारी, राइट? And another thought is that this style is embroidered came from Iran where it was called gulkari, also meaning floral work. एक थ्योरी ये भी कहती है कि ईरान जो है, ईरान में ये सेम काम इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है और वहां पर इसको गुलकारी कहा जाता है, और गुलकारी का मतलब भी फ्लोरल है. तो ये कहा जाता है कि बहुत सदियों पूर्व ईरान से कोई आया होगा और उसने, क्योंकि ये ईरान की गुलकारी है तो उन्होंने पंजाब में शुरू किया और ये फुलकारी के नाम से, क्योंकि उनकी लोकल भाषा में पंजाबी में वो फुलकारी कही जाने लगी. बट इसका कोई बहुत ही प्रमाणिक प्रमाण नहीं है, ठीक है. फिर भी जो पॉल है, मैं एक जिन्होंने खोज की इसके ऊपर अपनी है, ठीक है, ये इन्होंने 1960 में नोट किया कि ये देखा दोनों को कंपेयर करके, गुलकारी को और फुलकारी. द स्टाइल ऑफ फुलकारी आर डिस्टिंक्ट टू गुलकारी वर्क. स्टाइल ऑफ फुलकारी है वो गुलकारी के साथ में भिन्नता रखती है, ठीक है. उसके बाद में देयर इज रेफरेंस टू फुलकारी इन एंशिएंट टेक्स्ट, फोक लीजेंड्स एंड लिटरेचर ऑफ पंजाब. इन हरीश चरित्र, द बायोग्राफी ऑफ द एम्परर हर्षवर्धना. देखिए, ये अगर हम फुलकारी को पुरानी किताबों से उदाहरण ले, पुरानी किताबों से प्रमाण लिखें, तो क्या करेंगे, जो पंजाब का पुराना लिटरेचर है जिसमें जो कि हरीश चरित्र है, जो सम्राट हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, उसके अंदर भी इसके प्रमाण मिलते हैं. उसके अंदर इस फुलकारी शब्द का और इससे पहने जाने वाली शॉल का वर्णन किया गया है, ठीक है. तो इसका मतलब ये इस 590-647 से पूर्व का इतिहास यहाँ पर उपलब्ध है किताबों में, ठीक है. However, the earliest reference to the word Fulkari is in Punjabi literature in the 18th century, Wari Shah version of Heer Ranjha. और दूसरा हम पंजाब का लिटरेचर जो है हीर रांझा 18वीं शताब्दी का, उसके अंदर भी जो हीर के क्या कहते हैं, जो उसका वेडिंग खजाना था, जो उसका विवाह से रिलेटेड जो चीजें उसके पास जमा होती थी, उसकी क्लोथिंग में, उसके कपड़ों की क्लोथिंग में फुलकारी शब्द का यूज किया गया है, फुलकारी की शॉल का यूज किया गया है. तो इसका मतलब 18वीं शताब्दी से भी पंजाब में प्रमाण मिल रहे हैं उनके लिटरेचर में, और उससे पहले भी पंजाब के अंदर इसके प्रमाण मिल रहे हैं. The first extensive English publication on Fulkari was by Flora Annie Steele in 1880. जो पहला पब्लिकेशन फुलकारी को लेके है ये फ्लोरे एनी स्टील 1880 में, where she described the various style and exhibits the various in picture form. उन्होंने पहली बार अलग अलग तरीके की जो फुलकारी है उसको उन्होंने पिक्चर फॉर्म में एग्जिबिट किया था इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म. लेकिन हम आज के अगर देखते हैं तो 15वीं शताब्दी से लगातार फुलकारी पंजाब में ही दिखाई दे रही है. कंटिन्यू उससे रिलेटेड जो सर्वाइवल है वो केवल पंजाब में ही दिखाई दे रहा है. तो इससे ये हम माना जा सकता है कि जो बेसिकली जो है वो फुलकारी पंजाब से ही संबंधित है. मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया कि कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम फुलकारी के लिए तो हमने ये भी पढ़ा है ईरान की है. देखिए, प्रमाण हमारे लिटरेचर में भी मिल रहा है, हमारे पास में उसके बहुत सारे जो गारमेंट्स पुराने बने हुए हैं वो भी मिल रहे हैं, और सर्वाइव भी पंजाब में ही की गई है. और वो तो अब ये है कि फुलकारी है वो बेसिकली अगर हम कहें तो पंजाब से ही संबंध रखती है, ठीक है. अब हम उसकी कैसे बनती है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है. देखिए, इसके अंदर मटेरियल हम सबसे पहले देखें क्या चाहिए. हमें चाहिए होता है उसके लिए कपड़ा, ठीक है. फुलकारी के लिए आपको सबसे पहले कपड़े की आवश्यकता होगी. द फैब्रिक ऑन विच फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वॉज डन वॉज हैंड स्पन खद्दर. हैंड स्पन, हाथ से बुना हुआ खद्दर हुआ करता था. हैंडलूम प्लेन वीव कॉटन फैब्रिक, हैंडलूम प्लेन वीव सादी बुनाई का कॉटन कपड़ा. कॉटन वॉज ग्रोन थ्रू आउट पंजाब. तो कॉटन हमेशा पंजाब में उगाया जाता है, अवेलेबल रहता है, और इसकी सिंपल प्रोसेस है, इसलिए ये कॉटन ही यूज किया जाता था.
और जो चरखा है, ये नॉर्मली जो घरेलू चरखा है उससे इसकी कटाई की जाती है। अगर चरखे का एक उदाहरण बताओ, गांधी जी को हमेशा चरखे में देखते हैं, वो स्पिनिंग करते हुए, वो ही घरेलू चरखा है जो पहले घर में महिलाएं घर में कटाई का काम ये किया करती थी। दिस फैब्रिक वाज अवेलेबल इन 3 वैरायटी व्हिच वाज यूज्ड फॉर फुलकारी। अगर हम ये कहें फुलकारी तो ये 3 वैरायटी में उपलब्ध है फुलकारी। जो पहली चीज तो है खद्दड़। जो खद्दड़ अगर हम बात कहें तो खद्दड़ है, ये लूजली स्पन है और कोर्सली वोवन है ना, ये लूजली स्पन किया हुआ है और कोर्स, ठीक है, तो ये तो कहा जाएगा आपका खद्दड़। और दूसरा जो आपका है, और ये आपका एक्चुअली थोड़ा सा कोर्स है ना, तो दूसरी जो वैरायटी है वो है आपकी चौसा खद्दड़। ये थोड़ी सी इससे बेटर वैरायटी है। देखिए जो खद्दड़ है वो थोड़ा सा कोर्स वीव है, लूज वीव है, और उससे बेटर क्वालिटी कौन सी है, चौसा खद्दड़ की। ये कंपैरेटिवली उसकी तुलना में थोड़ी अच्छी किस्म है। और उसके बाद में क्या है, हलवान। ये जो है ये बहुत ही फाइनली वोवन खद्दड़ है, बहुत ही अच्छा बुना हुआ जो खद्दड़ है ये हलवान है। ये 3 तरीके जो खद्दड़ है ये प्रयोग किए जाते थे, और ये माना जाता है तो जो फुलकारी, और इसमें 2 चीजें ये बनाई, इसमें जो बग बनाया जाता है, ठीक है, फुलकारी के अंदर, ये लगभग ये माने 230 से लगभग 138 सेंटीमीटर की साइज इसकी रहा करती थी। उस समय की बात कर रही हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार हम फैब्रिक देखते हैं। कौन सा, अब ये क्वेश्चन हो गया, फुलकारी के लिए कौन सा फैब्रिक उपयुक्त रहेगा? आपका आंसर क्या हुआ? पॉपलिन है, कॉटन वॉइल है, सिल्क है, खद्दड़ है। आंसर क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? वॉइस आ रही है ना? हाँ जी, खद्दड़, खद्दड़ ही बता रही हूँ ना अभी मैं तो। हाँ, उसके बाद में अगर हम कहें कि 4 वो ऑप्शन दे दिया आपको कि कौन सी खद्दड़ की बेस्ट वैरायटी है जो कि फुलकारी में प्रयोग की जाती थी। अब ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए आपको, क्योंकि खद्दड़ एक्चुअली इसको खद्दड़ ही कहा था, ये भी चौसा खद्दड़ है, ये हलवान खद्दड़ भी आ सकता है इनके बाद में लिखा हुआ आपको। तो आपको क्या दे दिया, मान ली कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, एक आपको दे दिया वॉइल खद्दड़, दूसरा दे दिया खद्दड़, तीसरा दे दिया चौसा, तो उसके बाद में हलवान। तो आप आंसर क्या करोगे, बेस्ट कौन सी है इसमें तीनों में क्वालिटी? सबसे फाइन वोवन कौन सा है? वेरी नाइस जयंती, गैलेक्सी A50, वेरी नाइस, कोमल कश्यप, गुड, ठीक है। अब इसके अंदर साइज की बात पूछ ली आपसे, तो साइज क्या लिखेंगे बताओ? साइज, अभी साइज बताया था ना मैंने, जो इसका एवरेज साइज है वो क्या हुआ करता था? वेरी नाइस तान्या, 230 138 सेंटीमीटर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्रेड, थ्रेड क्या है, इसमें कौन से यूज किए जाते थे? थ्रेड यूज किए जाते थे सॉफ्ट एंड अनट्विस्टेड सिल्क यार्न, समटाइम्स कॉटन एंड वूल। मैक्सिमम यूज किए जाते हैं सॉफ्ट और अनट्विस्टेड, बिना जिसपे ट्विस्ट नहीं दी गई है ना, वो यूज किए जाते थे। और कभी कभी कॉटन और वूल भी प्रयोग किया जाता है, बट बहुतायत में सिल्क का ही, अनट्विस्टेड यार्न का ही प्रचलन है। कलर्स कौन कौन से अगर हम कहें तो ये हम कपड़े की बात करें तो विभिन्न रेड के शेड वो बेस फैब्रिक हुआ करता था। जो लाल रंग है, क्यों अभी मैंने बताया क्या, दुल्हन की जो कहते हैं कपड़ों का ये एक महत्वपूर्ण फुलकारी की शॉल हुआ करती थी, है ना। तो अब जब ऑस्पिशियस है तो कलर भी ऑस्पिशियस यूज किया जा सकता है उसके अंदर, इसलिए रेड कलर ऑस्पिशियस है, तो ये है। तो रेड वर मोस्टली यूज्ड फॉर द बेस फैब्रिक। डाइड अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड कॉल्ड पट, अभी किसी ने लिखा था ऑलरेडी चैट में, यस वेरी गुड। अनट्विस्टेड सिल्क के धागे हैं जो पट कहे जाते हैं, है ना इसमें। और ब्लैक एंड व्हाइट कॉटन थ्रेड वो बंदी कहे जाते हैं। इसमें जो ब्लैक और व्हाइट कॉटन के धागे प्रयोग किए गए उसको कहा जाएगा बंदी, और जो अनट्विस्टेड सिल्क धागे यूज किए गए उसे कहा जाएगा इसमें पट। अदर पॉपुलर कलर आर ब्लू एंड इट्स वेरियस शेड्स। जो दूसरे फुलकारी के कपड़े, अब यहाँ कपड़े की बात कर रही हूँ, अभी मैं धागे की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, यहाँ मैंने थ्रेड यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में जो आया है ये कपड़े की बात की जा रही है एज अ बेस फैब्रिक, है ना। थ्रेड तो अनट्विस्टेड हो गया, लेकिन ये बीच में कपड़े का डिस्कशन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अदर पॉपुलर कलर्स आर ब्लू एंड इट्स वेरियस शेड। अगर हम दूसरी बात कहें जो नीले और उसके विभिन्न शेड है, तो कपड़े का जो ग्राउंड है वो उसका हुआ करता था,
और व्हाइट इज यूज फॉर एल्डरली वुमेन, जो बड़ी उम्र की महिलाएं हुआ करती हैं उनके लिए ये व्हाइट कलर भी प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करें धागे की, तो कलर फॉर थ्रेड्स फॉर गोल्डन येलो, क्रिम्सन रेड, ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, डार्क ब्राउन एंड व्हाइट, ये सारे कलर्स हैं जो यूज किए जाते थे। एंड तो ये है। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन किससे बन गया, सिल्क कौन से धागे यूज किए जाते हैं, तो अप्रोप्रिएट आंसर इज अनट्विस्टेड सिल्क, है ना। अनट्विस्टेड सिल्क को क्या कहा जाता है, द अप्रोप्रिएट आंसर इज पाट। अब आपको शेड्स पूछ लिया कि जो खद्दड़ का ग्राउंड कपड़ा है वो किस रंग का फुलकारी में उपयुक्त होगा। अब मान लीजिए आपको रेड कंबाइंड दे दिया, एक आपको दे दिया रेड दे दिया और दूसरा आपको ब्लू दे दिया, नेक्स्ट जो आपको दिया वो आपको मान लीजिए ग्रीन दे दिया और ऑप्शन उसका साथ में येलो दे दिया, उसके बाद में दो ऐसे ही दे दिए, तो आपको ऐसे कंबाइंड आंसर पूछे जा सकते हैं ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन क्या हो गया, ब्लैक और व्हाइट के जो है उसको क्या कहा, बंदी कहा गया, है ना। तो और जो थोड़ी उम्र दराज महिलाएं हैं वो कौन से कपड़े का रंग कौन सा हुआ करता था उनकी फुलकारी का, तो वो आपको आंसर आना चाहिए, है ना। तो ये है, इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इनमें से बाहर से कुछ नहीं आएगा बच्चों। एग्जाम की अगर हम बात करें तो बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, जो पढ़ाया जा रहा है ये स्लाइड्स में है, ये में ऑलमोस्ट कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टिचेस की, कि टांके कौन से यूज किए जाते हैं। मेन स्टिच यूज्ड इन फुलकारी इज अ डार्निंग स्टिच। जो डार्निंग स्टिच है वो मेन स्टिच है इसकी, जो मुख्य टांका है, ये जो आपको ये देखो बीच बीच में ये दिखाई दे रहा है, ये सारे जो ये सब डार्निंग स्टिचेस हैं। लेकिन ये जो बारीक बारीक आउटलाइन हो रखी है इसमें आप दूसरी कौन यूज कर सकते हो। तो अदर स्टिचेस कौन कौन सी है इसमें, अदर स्टिचेस में सच एज आपकी है चेन है, स्टेम है, ब्लैंकेट है, रनिंग है, हैरिंगबोन है एंड बटन, ठीक है, बटन होल, ये बट यूज ओकेजनली, बहुत ज्यादा यूज नहीं की जाएगी। जो मेन डिजाइन आपका बनेगा, जो आपका मेन डिजाइन आप बना रहे हो, वो मेन डिजाइन आपका किससे बनेगा, वो डार्निंग स्टिच से ही बनेगा। जो मुख्य डिजाइन आप बना रहे हो वो डार्निंग स्टिच से ही बनेगा। बाकी आप उसके ओकेजनली जैसे थोड़ी बहुत कहीं आउटलाइन करनी है या बीच में एक पतली सी लाइन देनी है, और कहीं पे आपको लग रहा है कि फुलकारी के बीच में छोटा सा मैं फ्लावर कुछ इस तरीके का बना दूं, हेरिंग बोन, तो उसमें आप कर सकते हो। लेकिन जो मुख्य फोकस रहेगा, मुख्य जो पूरा आपका आर्टिकल बना होता था पूरा इसके अंदर ट्रेडिशनल में, वो डार्निंग स्टिच ही प्रयोग की जाती थी। अब हम बात करते हैं मोटिव्स की। देखिए आप इसमें देखेंगे सारे ज्योमेट्रिकल मोटिव्स हैं। ज्योमेट्रिकल की मोटिव्स क्या हो, जैसे में आप क्या करेंगे, एंगल होगा, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है, ये सारी चीजें जो पैटर्न होंगी, स्क्वायर हो गए, ये सब इस तरीके के जो हेक्सागन हो गए, पेंटागन हो गए, वो सब यूज किए जा रहे हैं। तो ये मोटिव्स के उसी से डिजाइन बनाई गई है, तो इस तरीके के मोटिव सारे यूज किए जाते थे। तो मोटिव्स आपके ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैं। तो आपकी इसके ज्योमेट्रिकल डिजाइंस में कौन कौन सी हैं, ये आपकी सबसे जो फुलकारी का जो बेस है वो ये सब ज्योमेट्रिकल डिजाइंस ही होती थी, ठीक है। और अभी भी रूप भले बदल गया है, लेकिन कि आप मशीन एम्ब्रॉयडरी से भी फुलकारी के कुछ बनाने लगे हैं, पैटर्न वही यूज कर लिए जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मोटिव्स इसकी सबसे खास बात है फुलकारी की, ठीक है। अब हम मोटिव्स में देखें, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स, ये देखिए ये दूसरा आपको ट्रेडिशनल का ही दिखाया गया है। इसमें जितनी भी पिक्स हैं वो सब ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पंजाब की ही हैं। तो इसमें मोटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए मोटिव्स जो हैं वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स जो यूज किए गए हैं तो ऐसे वो क्या कहा जाएगा, वेजिटेबल्स में कौन कौन सी हो गई, जैसे इनसे बने वाले से करेला बाग हो गया, आपका गोभी बाग हो गया, ठीक है, मिर्ची, इस तरीके के इनसे जो आपको वेजिटेबल्स यूज किया गया तो उससे रिलेटेड बनी हुई एम्ब्रॉयडरी को भी, जो फुलकारी की जो टाइप्स है उसको फिर वही बग कहा गया। जैसे करेला बग हो गया आपका, गोभी बग हो गया। अगर मान ले गार्डन की बात की गई तो गार्डन जैसे पूरा एरिया अगर मोटिव्स में लिया गया तो फिर उसको क्या कहा, शालीमार बाग हो गया, चार बाग हो गया, ये एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा फ्लावर्स अगर हैं तो फ्लावर्स में क्या हुआ, गेंदा बाग, सूरजमुखी बाग, ठीक है। बर्ड्स एंड अगर एनिमल्स है तो उसमें तोता, मोर, हाथी, गाय और बकरी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें उसके अलावा ज्वेलरी आइटम से भी कुछ बनाए जाते थे, जैसे कि मान लीजिए गुलबंद है आपका, रानी हार, कंगन, कर्णफूल, झुमका, टिक्का, और ये सारे मोटिव्स विद्यमान होते थे फुलकारी के अंदर, है ना। तो अब आपसे इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे देखिए वेजिटेबल से रिलेटेड मान लीजिए आपसे पूछ लिया करेला बाग कौन सी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है, ठीक है। हमने इसमें पूछ लिया गोभी बाग किससे रिलेटेड है, धनिया बाग किससे रिलेटेड है, मिर्च बाग किससे रिलेटेड है। तो वो सारी चीजें जो वेजिटेबल्स है, बच्चा हाँ ये आपको पता है कि फुलकारी से रिलेटेड है। इसी प्रकार से शालीमार बाग के बारे में पूछ लिया आपसे, चार बाग के बारे में पूछ लिया, है ना। तो ये सारे जो मोटिव्स हैं ये फुलकारी में प्रयोग किया जाते थे।
अब है कि बनाए किस प्रकार जाते थे, प्रोसेस कि किस तरीके से ये बनते थे। ये बनते क्या किस तरीके से थे मैं आपको बताऊं। कहीं कहीं पे मोटिव्स में मैं आपको बताऊं, गेहूं और जौ की जो बालियां होती हैं वो भी मोटिव्स में प्रयोग किया जाते थे। और जो मोटिव्स बनाए जाते थे पूरा, जैसे मान लीजिए शॉल बनाई गई है ना, दुपट्टा बनाया गया, मेनली तो जो कहे शॉल और दुपट्टा ही बनाया जाता था। उसमें क्या है, कहीं कहीं पर पूरी शॉल में या कहीं कहीं पर पूरे दुपट्टे में एक छोटा सा एरिया, एक छोटी सी जगह ब्लैक या नेवी ब्लू धागे की जरूर निकाली जाती थी। कॉर्नर्स पे हल्का सा, कहीं भी छोटे छोटे से मान लीजिए 4 फूल जरूर उसके निकाले जाएंगे। क्यों निकाले जाएंगे? क्योंकि वो देखिए ऑस्पिशियस ओकेजन पे ज्यादातर प्रयोग की जा रही है। तो ऑस्पिशियस ओकेजन पे जब प्रयोग किया जा रही है तो नजर से बचाने के लिए, नजर से बचने के लिए काले धागे और नीले धागे के कुछ एरिया, छोटे छोटे से फूल 2-4 जगह पे ऐसे ही निकाल कढ़ाई कर दिए जाते थे स्मॉल एरिया पे। तो उसका उद्देश्य ये होता था कि नजर से बचे, क्योंकि दुल्हन को गिफ्ट कर रही है, उसकी नानी के हाथ से मिल रहा है ये एज ए शॉल। और अगर मैं परंपरागत की बात करूं आपसे इसकी, तो बेटी के जन्म से ही फुलकारी की शॉल बनाना आरंभ कर देती थी माताएं या उनकी नानियां जो हुआ करती थी, कि उसकी शादी में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो फुलकारी, सबसे महत्वपूर्ण। तो अब उसके लिए वो ये चाहेंगे ना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने मेरे बच्चों को किसी तरीके को कोई नजर ना लगे, या मेरे घर में जो और लोग हैं जो इतनी अच्छी अवसरों पर, अच्छी खुशियों में कहीं नजर ना लग जाए। तो इस दृष्टिकोण से उस जो पर्टिकुलर शॉल या आपका जो दुपट्टा है उसमें छोटे छोटे से ब्लैक और ब्लू कलर के फुलकारी से फूल काट दिए जाते थे पर कुछ एरिया पे, राइट। उसमें है, अब फुलकारी बनाई कैसे जाती है, ये काउंटेड थ्रेड है, इसमें कोई ट्रेसिंग नहीं की जाती फुलकारी के अंदर। और जो परंपरागत है वो धागों जो क्योंकि ताना बाना है और खद्दड़ में वो आराम से काउंट भी किया जा सकता है ना, तो गिनकर ही एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती थी। और इसके लिए मेनली डार्निंग स्टिच यूज करते हैं। अभी भी अगर परंपरागत आपको कढ़ाई बनानी है तो आप डार्निंग स्टिच ज्यादा यूज करेंगे। और कहाँ से करेंगे? पीछे की साइड से, बैक साइड से। तो बैक साइड पे तो क्या छोटे छोटे टाके दिखेंगे डार्निंग के। और डार्निंग के जो लंबे फ्लोट हैं, देखो ये आपको दिख रहे हैं ना सारे लंबे फ्लोट, जो कपड़ा बिल्कुल ढक गया, कपड़े में से सतह नजर नहीं आ रही, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी ही नजर आ रही है, सिल्क के धागे नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो मखमली जैसा यहाँ पे एहसास दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है, पीछे की तरफ से किया गया और लंबे लंबे फ्लोट आ गए, ठीक है। तो और ये किससे किया जाता है? 3 इंच लंबी, जिसकी आई बड़ी होगी, आंख जो उसका आई है निडल की वो बड़ी होगी, उससे ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेस के बाद में। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फुलकारी की तरफ। देखिए ये जो फुलकारी के जो टाइप्स हैं, सबसे पहला डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के अकॉर्डिंग, अगर हम कहें कलर्स, फैब्रिक थ्रेड के अकॉर्डिंग इनके नेम अलग अलग हैं। जैसे अब ये देखिए सबसे पहले फुलकारी अगर हम बात कर रहे हैं चोप की, तो चोप तो क्या है, ये एक वेडिंग फुलकारी है। ये वेडिंग के समय में दी जाने वाली थी। और उस समय क्या है, जो दुल्हन है उसको ये कौन देगी? उसकी नानी, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर जो है वो देंगी। और वो किस समय? चूड़ा सेरेमनी ऑफ द मैरिज जिस समय होगी उस समय ये वो उसको उड़ा देती है। और ये सबसे बड़ी साइज की होगी। और इसका जो कपड़ा है वो इसमें कौन सा चुना जाएगा? आपको ये जब मैंने कहा दुल्हन को दिया जा रहा है तो इसके कपड़े का ग्राउंड क्या होगा, सतह क्या होगी? रेड कलर की, है ना। ये केवल और केवल रेड कलर के कपड़े पे काढ़ी जाती हैं। और धागों का जो रंग है उसमें कौन सा है? गोल्डन येलो यूज किया जाता है। और उसके साथ में कौन कौन सा है? कुछ जगह 2 मोटिव्स, अगर हम कहें 1-2 मोटिव्स है, वो ग्रीन कलर के भी निकाले जाते थे। और ग्रीन कलर के निकालने का भी उद्देश्य क्या था? बुरी नजर से बचाना, है ना। तो कुछ छोटे छोटे मोटिव्स ग्रीन से भी निकाले जा सकते थे यहाँ पे, उसका भी क्या है? बुरी नजर से बचाना। और कुछ इस तरीके की चोप में क्या है? बॉर्डर है। जैसे देखो मैं पीछे वाली, जैसे बॉर्डर है ना, तो ट्रायंगल बने हुए हैं। तो जो चोप में है, जो बॉर्डर है उसके ऊपर ट्रायंगल बने होते थे, ठीक है, और होते हैं। और उसके अंदर ट्रायंगल भी डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी उसमें बनाए जा सकते हैं। ट्रायंगल के बीच में भी डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए जाते थे। और ये जो कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब नानी इसको चोप को अपनी नातिन को देगी तो ये उसके सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती थी। तो ये है चोप फुलकारी। आगे हम बढ़ते हैं सुबेर फुलकारी। ये जो सुबेर फुलकारी है
ये कब पहनी जाती है? फेरों के समय। अब आप ये देखें पंजाब के कल्चर में फुलकारी का कितना महत्व है। एक चोप तो फुलकारी नानी ने कब दी? जब चूड़ा सेरेमनी हो रही है। अब सुबेर कब पहन रही है? जब फेरे की प्रक्रिया हो रही है। तो इसका मतलब आप देखें कि अलग अलग जब सेरेमनीज हो रही है, एक शादी के अंदर ही अलग अलग जब अवसर आ रहे हैं, चूड़ा सेरेमनी हो गई, फेरे की सेरेमनी हो गई, और भी, तो उस समय भी फुलकारी अलग अलग तरीके की फुलकारी दी जा रही है। ठीक है, तो सुबेर फुलकारी कब की गई है? जब फेरे के दौरान, और ये रेड कलर होगी और ये 5 फ्लोरल मोटिव से बने होंगे। उसमें 5 रंग के फूल, फ्लोरल का मतलब हुआ फूलों वाले मोटे होंगे। वो कैसे होंगे? 5-5-5-5 तो कॉर्नर्स पे बने होते हैं और 5 ही सेंटर में बने होंगे। तो वो आपकी क्या कहलाई? सुबेर कहलाई। अब है सालू। सालू जो है ये शॉल प्लेन रेड खद्दड़ की है और ये डेली यूज के लिए जो यूज की जाएगी वो सालू है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बूटीज और बहुत दूर दूर स्कैटर्ड बिखरी 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 बनी होती है, क्योंकि ये डेली रूटीन पे पहनी जाने वाली फुलकारी है। उसके बाद हम आते हैं तिलपत्रा। तिलपत्रा है ये सबसे जो कहते हैं सस्ती शॉल, एम्ब्रॉयडरी शॉल है। ये जो तिलपत्रा है, जो ये तो देखो कंपैरेटिवली महंगी होगी, क्योंकि कपड़ा भी बहुत आप अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे खद्दड़ इसमें, और धागे भी जो है वो प्योर सिल्क के और पूरे ग्राउंड को सजा के यूज करते हैं। अब तिलपत्र जो है ये थोड़ी सी सस्ती किस्म की होगी, और ये यूजुअली जो सर्वेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं घर में घरेलू, उसमें ऑस्पिशियस ओकेजन, जो ऑस्पिशियस अवसर जैसे आते हैं, जैसे कि कोई आपका फंक्शन हो गया, जैसे कि कोई आपकी मान लीजिए वेडिंग के बाद में आपकी सर्वेंट्स को आपको गिफ्ट्स वगैरह देनी है, या त्योहारों के बाद में गिफ्ट्स वगैरह देनी है, या उनके किसी अवसर पर उस पर देनी है, तो तिलपत्रा जो फुलकारी है ये उस समय दी जाती थी सर्वेंट्स को देने के लिए, ये तिलपत्रा यूज की जाती थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी पचरंगा या सतरंगा। जब आप फुलकारी बनाएंगे और अगर उसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन 5 या 7 रंगों में प्रयोग होंगे, या तो 5 रंग प्रयोग हो रहे हैं और या फिर क्या हो रहे हैं 7 रंग प्रयोग हो रहे हैं, तो 5 या 7 रंग, तो फिर वो कहलाई या तो पचरंगा या फिर कहलाई सतरंगा। अब इसके बाद में क्या है? रेशमू शीशा। अब इसमें रेशमू शीशा में क्या है कि फुलकारी जो है उसके लिए जो आप धागा यूज करेंगे, वो धागा यूज करेंगे जो ग्राउंड जो है वो है नेवी ब्लू, और धागे का रंग है वो है सफेद, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, तो ये व्हाइट रंग कलर जो यूज किया गया आपने ब्लू ग्राउंड पे, ब्लू सतह पर, ब्लू बेस पर, तो वो सफेद रंग की जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में सफेद धागों से एम्ब्रॉयडरी करोगे वो शीशे जैसी दूर से चमकती हुई लगती है, तो वो कहलाती है आपकी रेशमू शीशा। राइट, अब नेक्स्ट आपकी आ गई शीशेदार फुलकारी। शीशेदार फुलकारी में क्या है? फुलकारी के अंदर बटन होल स्टिच का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे शीशे, छोटे छोटे मिरर भी लगाए जाते हैं, और इसके अंदर बेस कलर हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और धागे का रंग होता है इसमें ब्लू और येलो धागों से। विशेषतः जो मिरर लगाए जाएंगे वो ब्लू और येलो धागे से लगाए जाएंगे, तो ये आपकी कहलाएगी शीशेदार फुलकारी। देखिए अभी आप अंतर समझ लें, रेशमू शीशा में तो क्या था? व्हाइट धागे से की गई, अनट्विस्टेड यार्न से की गई, और वो दूर से देखने पे शीशे जैसे लग रहे हैं, और वो नीले रंग के बेस पे। लेकिन जो शीशेदार फुलकारी है वो एक्चुअली छोटे छोटे शीशे यूज करके बनाई गई है, और उसमें क्या है? शीशे किससे लगाए? बटन होल से लगाए गए, और उसमें जो कपड़े का कलर क्या था? रेड और ब्राउन, और जबकि आपका रेशमू शीशा में क्या था? नीला। ठीक है, अब नेक्स्ट आप आ जाए नीलक फुलकारी। तो नीलक फुलकारी आपकी कौन सी है? इस तरीके की फुलकारी में जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेस फैब्रिक आपका ब्लू होगा, और छोटे छोटे जो फ्लावर हैं वो येलो और रेड सिल्क के धागे से बने हुए होंगे। उसके बाद आपका आ गया सैंची फुलकारी। जो सैंची फुलकारी है इसमें जो लोटस है, कमल है, वो बीच में होगा, और चारों तरफ बर्ड्स और एनिमल्स होंगे, जो कि पूरे विश्व की सुंदरता, यूनिवर्स की सुंदरता को दर्शाते हुए होते हैं ये, कि बीच में फ्लावर भी हो गया लोटस का, और बर्ड्स भी हो गए, एनिमल्स भी हो गए चारों तरफ। तो ये हो गए आपके अलग अलग टाइप्स फुलकारी की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बग्स, क्योंकि ये बग ही कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट, तो जैसे कुछ कुछ मैंने अभी आपको कहा है कि मिर्ची बाग, धनिया बाग, तो वो तो है ही है, उसके अलावा अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग ये कौन से बग्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले देखिए वरीदा बाग। अब आपको वरीदा बाग में क्या समझ में आ रहा है?
ये एम्ब्रॉयडरी जो ग्रैंड मदर है वो अपनी ग्रैंड सन की दुल्हन को देती है। इस एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई जो शॉल होगी वो क्या करेगी दादी, अब इसमें दादी दे रही है फरीदाबाद, ये कौन दे रही है, दादी दे रही है अपना जो ग्रैंड सन है उसकी वाइफ को, है ना, उसकी दुल्हन को वो दे रही है। और इसमें जो रेड बेस होगा और सेम वही गोल्डन येलो थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी बनाई जाएगी। और ये क्या सिंबल होता है, हैप्पीनेस का, फर्टिलिटी का, उपजाऊपन का, है ना, वंश को आगे बढ़ने का, ये सिंबल के हिसाब से ये दी जाती है, ये उस शुभकामनाओं के साथ ये गिफ्ट की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ गया घूंघट बाग या सर पल्लू। ये जो बाग है ये सर पे जो कवर करने वाला हेड एम्ब्रॉयडर्ड है और वो है, और इसके ऊपर सर ट्रायंगुलर मोटिव्स है एक रंग के, ये सर के ऊपर कवर करेगा इसको। और जो सर के ऊपर माथे पे जो फॉरहेड की साइड पे जो बॉर्डर बना हुआ आएगा वो ट्रायंगुलर मोटिव्स का होगा, और साथ में क्या है वो एक ही रंग का होगा, उसमें 2-3 रंग नहीं होंगे उस ट्रायंगुलर मोटिव्स जो आपके फॉरहेड के साइड में जो आ रहा है घूंघट की एरिया पे, तो उसपे वो केवल एक ही रंग का बना होता है। अब उसके बाद में है 52 बाग। ये जो 52 बाग है इसमें पूरी जो शॉल है उसमें 52 स्क्वायर्स में डिवाइडेड होती है, 52। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है, इसमें स्क्वायर बना दिए 52 और हर एक के बीच में कुछ कुछ मोटिव्स, ज्योमेट्रिक मोटिव्स बने हुए हैं, तो वो आपका 52 बाग कहलाएगा। उसके अलावा ये फिर आपका आ गया दर्शन द्वार। दर्शन द्वार क्या है, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन बड़े होते हैं और बड़े बड़े गेट जो दरवाजे होते हैं मंदिरों के उनके साइजेस के बने होंगे, और ये यूजुअली जो धार्मिक स्थान है वहां पर देने के लिए दर्शन द्वार का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे मुख्य मुख्य टाइप्स ऑफ बाग के। उसके बाद में आर्टिकल्स कौन कौन से बनते थे हम वो देख लें। देखिए आर्टिकल्स कौन कौन से थे, ट्रेडिशनल की बात की जाए तो शॉल और दुपट्टा। जैसे मैंने आपको बताया परंपरागत रूप से तो कन्या के जन्म के समय ही उसकी माता और नानी और परिवार के सदस्य आरंभ कर देते थे, तो उस समय ये ट्रेडिशनल में शॉल बनाया जाता था और उसके अलावा दुपट्टा, राइट। लेकिन अब आजकल क्या है, आजकल आप देखेंगे कुर्तीज भी हैं, उसके अलावा लेडीज सूट भी हैं, कुशन कवर भी है, बेड कवर भी है, लैम्प शेड्स भी हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों में फुलकारी का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, फुलकारी के तरीके के मोटिव्स को प्रिंटिंग में भी ले आए हैं कि उसको कॉपी करके प्रिंटिंग कर दी जाती है। और उसके अलावा आप देखिए फुलकारी के अंदर मशीन एम्ब्रॉयडरी से मैंने आपको बताया कि मशीन एम्ब्रॉयडरी यूज करने की जाने लगी है, और जो ट्रेडिशनल फुलकारी बैक साइड से की जाती थी उसकी जगह क्या किया गया प्रेजेंट डेट में कि उसको थोड़ा फिलिंग स्टिच से, मतलब एक्चुअली फुलकारी नहीं है वो, तो वो रूप वैसा दिखाने के लिए भी अपनी पसंद से लोग करने लगे हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखा जाए तो कपड़े का भी यूज चेंज हो गया है, अब वॉयल भी यूज हो जाती है उसमें, जॉर्जेट पे भी होने लगी है, शिफॉन पे भी होने लगी है, तो कपड़े का भी प्रयोग चेंज हो गया है, टैरी वॉयल भी हो गई है, इनफैक्ट कोटा डोरिया तक पे फुलकारी। लेकिन परंपरागत ये नहीं है, परंपरागत तो खद्दड़ी। आंसर जब करना है परंपरागत का तो परंपरागत का आप आंसर खद्दड़ी करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं, अब फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप चैट बॉक्स अपनी ओपन करें और आंसर देते जाएं। ठीक है, आप मुझे बताएं कारी का मतलब क्या होता है, फुलकारी में कारी का मतलब क्या होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दर्शन द्वार कहाँ दिया जाता है, दर्शन द्वार कौन से जगह पे प्रयोग किया जाएगा। वेरी नाइस जयंती, गुड। शालिनी कुमारी, गुड गुड। मीना चौरसिया, रेशमू शीशा, क्या विशेषता है रेशमू शीशा की, रेशमू शीशा, रेशमू शीशा फुलकारी किसे कहोगे। वेरी नाइस सोनी मोकरिया। सावित्री रावत, हाँ ब्लू फैब्रिक पर आगे, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा तिलपत्रा, तिलपत्रा कौन सी होती है फुलकारी, तिलपत्रा किन्हें किन्हें गिफ्ट करने के लिए तिलपत्रा यूज किया जाता है। वेरी नाइस रेखा यादव, गुड गुड। कसूती कौन से स्टेट की एम्ब्रॉयडरी है, कसूती, कसूती कौन से स्टेट की एम्ब्रॉयडरी है।
कर्नाटका गायत्री, वेरी गुड, एक्सीलेंट गायत्री। छंबा रुमाल कौन सी जगह की एम्ब्रॉयडरी है? छंबा रुमाल, छंबा रुमाल, वेरी नाइस। हिमाचल गायत्री राजपूत, एंड्रॉयड ब्लूबर्ड हिमाचल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पटोला कहां से संबंधित है? पटोला, पटोला, वेरी नाइस, गुजरात, मधु यादव। अब आप मुझे बताएं चोप किसके द्वारा दी जाती थी? चोप, चोप फुलकारी, चोप फुलकारी कौन गिफ्ट करता था? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो फेरों में पहने जाने वाली फुलकारी है उसे क्या कहा जाता है? फेरों में पहने जाने वाली फुलकारी क्या कहा जाता है बताओ? वेरी नाइस सुबेर। गैलेक्सी A50, मीना चौरसिया, सोनी मुकरिया, वेरी नाइस। गुलकारी कहाँ कहा जाता है? फुलकारी जैसे ही वर्क को गुलकारी किस जगह कहा जाता है? वेरी नाइस गायत्री, रान, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। फैब्रिक का कलर कौन सा कलर ऑस्पिशियस माना जाता है फुलकारी में? वेरी नाइस सोनी मुकरिया। जयंती गुड, रेड सही आंसर, रेड बिल्कुल सही आंसर किया है। उसके अलावा अब आप मुझे बताएं कि आप जो फुलकारी के अंदर खद्दड़ यूज करते हो उसमें बेस्ट क्वालिटी की खद्दड़ को क्या कहा जाता है? जो फाइन क्वालिटी की खद्दड़ है उसे क्या बोलोगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से सब लोगों ने सेशन, आज का वेबिनार अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। अब हम सेशन एंड करते हैं। सर इजाजत है सेशन एंड करने की? प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।